जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसमें इंडियन पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका हमने मेजर पार्ट ऑफ जो चैप्टर में मेजर पार्ट थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ पॉइंट बचे थे जो हमें इस क्लास में कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला पॉइंट ये है कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से इन्फोर्स किया गया उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्टेनिंग ऑफ सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट and the temporary and transitional provisions, short title, contain article 5, 6, 7, 8, 9, 16 and 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and the 393 come into force on November 26, 1949 itself. ओके तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि कुछ प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थे, जिसमें कि आता है हमारा सिटीजनशिप एंड आता है इलेक्शन एंड आता है प्रोविजनल पार्लियामेंट एंड आता है फिर टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस आते हैं, और कुछ शॉर्ट टाइटल थे उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, उनको इन्फोर्स में लाया गया 26 नवंबर 1949 को ही। उसके बाद क्या होता है, रिमेनिंग प्रोविजंस जो कि मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको इन्फोर्स किया गया कब, 26 जनवरी 1950 को, है ना। और 26 जनवरी को रेफर किया गया, कैसे रेफर किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, है ना। तो बेसिकली 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किए जाने की बात कही गई, और 26 जनवरी 1950 को डेट ऑफ कमेंसमेंट के तरीके से रेफर किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद क्या आता है, 26 जनवरी वॉज स्पेसिफिकली चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट, है ना, कि 26 जनवरी को कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 26 जनवरी को स्पेसिफिकली चूज किया गया था कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के लिए स्पेशली रूप से, विशेष रूप से चूज किया गया था 26 जनवरी के दिन को। क्यों? क्योंकि इस दिन का, बिकॉज ऑफ इट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, बिकॉज कि इस दिन का एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है? वो ये है कि दिस डे इन 1930 दैट पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड, कि 26 जनवरी के दिन ही 1930 में पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था, और ये रेजोल्यूशन पास किया गया था लाहौर सेशन में, जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था। और लाहौर सेशन किसका होता था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में। कब? 1929 में। और उसमें कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गया था? रेजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का। और पूर्ण स्वराज डे को किस दिन सेलिब्रेट किया गया था? 26 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया गया था। विथ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 with all enactment, amending and the supplementing the later act were replaced, कि जब कमेंसमेंट हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विथ ऑल अमेंडमेंट एंड सप्लीमेंट एक्ट, इसको रिप्लेस कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, कांग्रेस द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। वाइल इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर स्टिल इन प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन था वो अभी प्रोसेस में था। उसके बावजूद 8 जून 1946 को कांग्रेस पार्टी ने, जो उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उसने अपॉइंट किया था एक एक्सपर्ट कमेटी को। पर्पज क्या था? कि प्रिपेयर करना था मटेरियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। इस कमेटी में कौन कौन से लोग मेंबर थे? जिसमें जवाहरलाल नेहरू सर थे हमारे, वो चेयरमैन थे। एम अशफाक अली थे, के एम मुंशी थे, एन गोपाला स्वामी अय्यर थे, के टी शाह थे, उसके बाद डी आर गाडगिल थे, हुमायूं कबीर थे एंड द के संथानम थे। ये सारे लोग इसमें
मौजूद थे। और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इन्होंने काम किया था। बेसिकली ये लोग ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और ड्राफ्टिंग कमेटी के कैसे काम होंगे इसको इन लोगों ने डिस्कस किया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे काम किया और ड्राफ्टिंग कमेटी ने कैसे काम किया और ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन मेंबर थे और उनका चेयरपर्सन कौन था, ये सारी डिटेल बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अपने पिछली क्लास में कवर कर रखी है। तो आप उसको जाके एक बार जरूर चेकआउट करें। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सारा काम हो गया, लेकिन क्रिटिक्स तो क्रिटिसाइज करेंगे। तो उस टाइम भी क्रिटिक्स थे। तो क्रिटिक्स हैव क्रिटिसाइज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन वेरियस ग्राउंड। बहुत सारे ग्राउंड पे क्रिटिक्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज करते थे। तो इसमें कुछ ग्राउंड ये है। बेसिकली ये जो पॉइंट है ना क्रिटिसिज्म का, ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री से तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो पॉइंटर में दिया हुआ है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पिक किया जाता है। और जो मेंस है उसमें ये होता है कि मेंस में आपको डिटेल में एक ओवरव्यू देने को पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या कमियां थी, ऐसे भी पूछा जाता है। तो आप ये क्रिटिक्स ही या ये क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं वहां पे। चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। क्रिटिक्स जिस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज करते थे उसमें पहला बेस ये था उनका कि ये बोलते थे कि ये कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्यों? क्योंकि ये बोलते थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इट्स मेंबर वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। वो बोलते थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट तो नहीं हुए हैं हमारे उससे, हमारे पीपल से, इंडिया के लोगों से। तो ये कैसे रिप्रेजेंटेटिव हो गई? तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं मानते थे। दूसरा उनका क्रिटिसाइज करने का जो बेसिस था वो ये था कि ये बोलते थे कि ये एक सवर्निंग बॉडी भी नहीं है। जैसे जो कांग्रेस के लोग थे वो बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक सवर्निंग बॉडी है और वो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, एक सवर्निंग इंडिया के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है विदाउट एनी फॉरेन इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। लेकिन ये इस बात पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज करते थे कि ये कोई सवर्निंग बॉडी नहीं है। क्यों? इनके पीछे इसका तर्क, इन लोग का तर्क ये था कि इट वॉज क्रिएटेड बाई प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सा ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रपोजल आया था जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी किस ब्रिटिश प्रपोजल पे। तो आप लोग उसका ये हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल तरीके से, और मैंने बार बार उस बात पे फोकस करके आप लोगों को पढ़ाया है। तो आप उसको जरूर जाके देखिए और एक बार उसको इस वाले वीडियो में कमेंट जरूर करिए। चलिए आगे चलते हैं। एंड आगे वो पहले तो वो लोग ये बोलते थे कि भाई ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो सो कॉल्ड सवर्निंग है, ये सवर्निंग तो है नहीं, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रपोजल से बनी हुई है ना, क्रिएट हुई है। दूसरा बोलते थे कि असेंबली हेल्ड इट्स सेशन विथ द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से असेंबली का तो सेशन होता है, तो सवर्निंग कैसे हो गई? तो एक ये बेस था उनका क्रिटिसाइज करने का। पहला तो ये हो गया बेस कि भाई ये कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है इंडिया के लोगों की। दूसरा ये सवर्निंग भी नहीं मानते थे इसको। और तीसरा ये बोलते थे कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत टाइम ले रही है। इसके पीछे इन लोगों का जो लॉजिक था वो ये था, ये बोलते थे कि फॉर्मर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months टू कंप्लीट देयर वर्क है। और यहाँ पे कितना समय लग रहा है? यहाँ पे समय लग रहा है भाई 2 साल 11 महीने 18 दिन। कहाँ लगा अमेरिका का बनाने में 4 महीने के दिन। और तो इस बेसिस पे ये लोग बोलते थे कि ये बहुत ही ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है। ठीक है। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे जिनका नाम है नजीरुद्दीन अहमद, है ना, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। इन्होंने क्या एक नाम कॉइन किया, इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को बोला ड्रिफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या बोला? ड्रिफ्टिंग कमेटी। कि भाई ये कमेटी कोई ड्राफ्ट नहीं बना रही है, ये ड्रिफ्ट हो रही है, ये इधर से उधर घूम ही रही है, बस जो मर्जी जिस विचारधारा में जिधर चली जा रही है उधर जाए जा रही है, बस ये कोई ड्राफ्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट इन लोगों का जो क्रिटिसिज्म था उसका बेसिस ये था कि ये बोलते थे कि ये डोमिनेटेड बाय कांग्रेस है। ये बोलते थे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या ही है, इसमें तो सिर्फ कांग्रेस के लोग हैं, किसी और अदर पार्टीज को तो कोई इसमें प्रेफरेंस दिया ही नहीं गया है। तो एक ये थे
एक्सपर्ट थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल के, ग्रैनविल ऑस्टिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। वो क्या बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी है ये, और ये बोलते थे कि असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। वो ये बोलते थे कि असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, कि भाई असेंबली कांग्रेस है और कांग्रेस इंडिया है, ऐसा ही कांग्रेस वालों को लगता है। दूसरी बात क्या थी, नेक्स्ट पॉइंट जो था जिसपे क्रिटिसाइज किया जाता था वो ये था कि ये लोग बोलते थे, जो क्रिटिक्स थे वो बोलते थे कि ये लॉयर एंड पॉलिटिशियन डोमिनेटेड है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये लॉयर और पॉलिटिशियन डोमिनेटेड है। एक बोलते थे, ये लोग क्रिटिसाइज करते थे कि अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंट, है ना, कि और भी सोसाइटी है, लॉयर और डॉक्टर, पॉलिटिशियन के अलावा डॉक्टर हैं, टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसान लोग हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ लॉयर है और पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वो बोलते थे कि ये डोमिनेटेड बाय हिंदू भी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें अदर कम्युनिटी, मतलब अदर प्रोफेशन को तो उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया ही किया, अब इन लोगों ने कम्युनिटी को भी क्रिटिसाइज कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डोमिनेटेड बाय हिंदू है, इसमें और किसी कम्युनिटी का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, कोई रिप्रेजेंटेशन उसमें किसी अदर कम्युनिटी का नहीं है। एक है, उनका नाम है विस्काउंट साइमन क्या बोलते हैं कि इट अ बॉडी ऑफ हिंदू, वो ये बोलते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एक हिंदू बॉडी है। और दूसरे विस्टन चर्चिल का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट ओनली वन मेजर पार्टी ऑफ द इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूएंट की जो असेंबली है वो सिर्फ एक मेजर पार्टी को, एक मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है और किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। अब देखिए ये वही ब्रिटिशर्स हैं जो कुछ दिन पहले तक वी.आर. अम्बेडकर को स्पेशल रिजर्वेशन दे रहे थे, स्पेशल सीट्स दे रहे थे इलेक्शन, सेपरेट इलेक्शन करवाने के लिए, है ना। और यहाँ पे जब पूरी एक कमेटी के हेड बना दिए गए भीमराव अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी को हैंडल करने के लिए उनको दे दिया गया, तो अब ये बोल रहे हैं कि अब इसमें तो सिर्फ हिंदू ही हिंदू है, इसमें और किसी को तो कोई इंपॉर्टेंस दी नहीं गई है। तो वो क्रिटिसाइज करने वाले ना, आप किसी भी लेवल तक जाके क्रिटिसाइज कर सकते हैं चीज़ों को, वो ठीक बात है, लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में कमियां पूछी जाए डायरेक्ट, तो हम उसके लिए इन पॉइंट का यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमें पढ़ना तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और तैयारी करते करते इतनी तो क्या है, इतना विचार तो डेवलप हो जाता है कि हम सही गलत को समझ पाएं, है ना। चलिए आगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ इस चैप्टर में, ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, उसको देख लेते हैं। तो एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है कि एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया सिंबल या सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद है सर B.N. राव अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, है ना, लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन? सर B.N. राव। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, याद रखिएगा एक बार। H.V.R. अयंगर, सेक्रेटरी ऑफ H.V.R. अयंगर, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड S.N. मुखर्जी, S.N. मुखर्जी क्या है? चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। प्रेम बिहारी नारायण रैजदा, ये थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम मिक्स नेम है तो इसकी वजह से थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुई। प्रेम बिहारी नारायण रैजदा, ये क्या है? ये नाम इंपॉर्टेंट है, आता है प्री के एग्जामिनेशन में, कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन करना रहता है तो कर देता है। ये क्या है? कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद ये क्या बताया गया है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाई हिम इन फॉलोइंग ऑफ इटैलिक स्टाइल। ओके, उसके बाद क्या है? ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाई आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन, इंक्लूड नंद लाल बोस एंड द व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। ओके, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। उसके बाद ये डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलियोग्राफी का ही था तो मैंने उस पॉइंट को कवर कर लिया, आप एक रीडिंग इसकी लगा सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली हमारा ये चैप्टर हो गया है
आज खत्म, है ना। हमने इस चैप्टर को आज कर लिया कंप्लीट। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बहुत डिटेल से कंप्लीट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखिए, और आप लोगों को अगर इसमें कुछ और सजेशन देने की ज़रूरत लगती है या आप लोगों को कुछ कमी लगती है तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।